संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो अब हम इसे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्षों का विवरण निम्न प्रकार से देखते हैं। तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति थे, जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम में अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे, गोपीनाथ बारदोलई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे, वो थे ए बी ठक्कर थे। संघीय शक्तियों संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये थे वल्लभ भाई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेसेस संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी। सदन समिति, हाउस समिति के अध्यक्ष थे, बी. पटाभी सितार मैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य कारण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, ये थे जे.बी. मावलंकर थे। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एन गोपाला स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान को वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तदर्थ झंटा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर थे। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। सूची का मिलान करना है तो यहाँ पर इसका देखते हैं। मूल अधिकार के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बी.आर. अम्बेडकर को लेकर 7 थे और अन्य सदस्य पूछा जाए तो 6 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित इसमें 6 थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? एन. गोपाला स्वामी थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, मतलब 1 और 3 थे। उसके बाद आगे देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? संविधान के पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाद बाकी मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और के.एम. अयंगर ये सब थे। मतलब पांडुलेखन समिति मतलब वही प्रारूप समिति को ही कहते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का जो गठन किया था वो किया था 29 अगस्त 1947 को।
तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद देखते हैं संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरिदरकर एवं पट्टाभी सितारमैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। अतः झंडा समिति का जब अध्यक्ष पूछा गया वो भी कहाँ, संविधान निर्मात्री सभा में, तो यहाँ पर सही होगा हमारा अभिष्ट उत्तर होगा आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। अब आते हैं हम, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है संविधान के स्रोत। तो इसे देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मतलब इसे को कानून का शासन भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गया, एकल नागरिकता हो गया, द्विसदनीय प्रणाली हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कहाँ, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किया गया अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिया गया है आयरलैंड से, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन सम्मिलित किए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया। उसके बाद है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। फिर उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य का समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन ग्रहण किया। तो ये क्या था, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्यों तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का आदर्श लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई, जबकि जर्मनी के संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो संविधान में उद्देशिका के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है वो है
वो सब सर्वोच्च है, संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है तथा विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है, वो ली गई है यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय के विधानों एवं आदेशों को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? वो है एकल नागरिकता नहीं, ये है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये अमेरिका और भारत दोनों में समान है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित है? वह है कनाडा के पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना प्राप्त की गई है, तो ये की गई है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। तो भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, वो किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम द्वारा, मतलब कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है, तो ये यूएसएसआर के संविधान समवर्ती सूची है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ली थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान में कुछ विशेषताओं को लिया गया। किस देश का राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? तो ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर नामांकन करने का जो व्यवस्था था, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सूची का हमें मिलान करना है, तो सूची का हमें मिलान करना है। मूल अधिकार लिए हैं, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली लिया गया है यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। और राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में हमें सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, सही है। केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से? तो ये ग्रहण किया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। और
और अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना। उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित हमें मिलान करना है, तो विधि के शासन ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये देखते हैं। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि का शासन इंग्लैंड से। सूची का मैं मिलान करना है यहाँ पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है यूनाइटेड क्या है ये देश से अपनाया गया है, ये मिलान करना है हमें यहाँ। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्य संबंधों के समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम, ये कनाडा से लिया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो राज्य के नीति एक बार देख लेते हैं इसे, ये क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ये लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया ये रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब कथन और कारण हमें देखना है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये जो है ना कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत के संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश ने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अब आते हैं, अगला चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना के दृष्टि से 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनके विषय देखते हैं। तो भाग एक जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य शामिल है। भाग 5 में संघ शामिल है। भाग 6 में राज्य शामिल है। भाग 7 में निरसित है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।
भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। भाग 9 में पंचायतें शामिल हैं। भाग 10 में नगरपालिकाएं हैं। भाग 9 ख भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 क में नगरपालिकाएं हैं। 9 ख में सहकारी समितियां हैं। 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध है। भाग 12 जो है वो बीत संपत्ति संविदाएँ और बाद है। भाग 12 में बीत संपत्ति संविदाएँ और बाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 क में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध हैं। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। अब हम देखते हैं इसे। तो भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में इसमें 25 भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? तो नागरिकता लिया गया है। सुमिलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 से सही है। मौलिक अधिकार 3 से सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का सही है। राज्य नहीं, ये राज्य जो है ना वो संविधान का भाग 4 में नहीं है। राज्य। उसके बाद आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की व्याख्या करता है? संघ और राज्यों के बीच विधायी का व्यवस्था करता है वो है भाग 11 और अध्याय 1। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 संविधान अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। निम्नलिखित का हमें यहाँ पर क्या करना है? सही उत्तर चुनना है, मिलान करना है यहाँ पर। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का गठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, ये है अनुच्छेद 1 में संघ और ये भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र में है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था, ये मौलिक अधिकार का भाग है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इससे एक देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि उपाधियों का अंत जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। उपाधियों का अंत मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का तत्व है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अवसर प्रदान करना, मतलब शिक्षा का अवसर, ये मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों को कौन सा सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नहीं, दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो ये हमारा गलत हो गया। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये गलत है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है ना वो 13 में है। संघ राज्य क्षेत्र जो है 8 में है, 7 में नहीं है। 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र है। अब हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। नगरपालिका भाग 9 क में है। निर्वाचन भाग 15 में है। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये 7वां भाग को निश्चित कर दिया गया है।
अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है, सही मिलान करना है। भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है, तो भाग 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का भाग 4 क जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 9 क जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन संविधान के अंतर्गत सही सुम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में ठीक है, नगर पालिका 9 क में ठीक है, सहकारी समितियां 9 ख में सही है। अधिकरण 15 में नहीं है। अधिकरण जो है वो 15 में अधिकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। भाग 14 क में अधिकरण की व्यवस्था है। अधिकरण की व्यवस्था कहाँ है? तो 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है भाग 9 में। संविधान में कौन से भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान करता है? भाग 9 करता है। सूची में हमें यहाँ पर क्या करना है, तो सही उत्तर का चयन करना, मिलान करना है यहाँ पर। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। और संघ का वर्णन भाग 5 में है। आपात उपबंध जो है भाग 17 में, भारत के संविधान के भाग 17 में आपात उपबंध है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 क सही है। राज्य भाग 6 में सही है। भारत का महान्यायवादी का वर्णन 8 में किया गया है, ये गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ये 14 में है, ये सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है, सही है। तो महान्यायवादी का गठन जो है ना वो भाग 5 में किया गया है। जो संघ वाला भाग है ना, संघ का ही हिस्सा महान्यायवादी है, तो ये सही है, संघ वाले हिस्सा में आते हैं। भाग 8 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का उपबंध किया गया है। भाग 8 में व्यापार वाणिज्य और समागम का उपबंध किया गया है। हमें मिलान करना है। तो संविधान का भाग 15 जो है वो क्या है? 15 में निर्वाचन है। संविधान का भाग 16 इसे देख लेते हैं। तो भाग 15 में जो है वो निर्वाचन का वर्णन है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। तो भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है। अब आते हैं आगे। भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अब आते हैं संविधान में अनुच्छेद। अगला चैप्टर हमारा है वो है संविधान में अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में वर्तमान मतलब अभी के जो समय ये जो लिया गया है वो है 9 दिसंबर 1922 तक के हिसाब से संविधान की गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद, लेकिन अब ये ना 495 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना के दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के भाग 25 हो गए हैं। संविधान में मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े तथा प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां में जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। तो शुरू में जो थे 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। 395 अनुच्छेद थे, अब ये 495 से ज़्यादा हो गए। 8 अनुसूचियाँ थी, अब ये 12 अनुसूचियाँ हो गई, मतलब बदल चुका है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में। तो नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में वर्णन है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 39 क में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है।
समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 46 में है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में की गई है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के उपबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति अनुच्छेद 111 में वर्णित है। अनुच्छेद 117 के प्रावधान के अनुसार 110(1) क में उल्लिखित कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 117 में वर्णित है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 19 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार बताया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधान सभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और अन्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का अंतरण, वित्त आयोग का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 280 में, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य का वर्णन। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विधानसभाओं अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है 332 में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा की गई है, आपातकालीन प्रावधान किया गया।
अब हम देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद, एक एक दृष्टि देखते हैं। अनुच्छेद 1, संघ संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15, धर्म, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, संघ लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। 18, उपाधियों का अंत। 19, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। ये भी मौलिक अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्यायिक तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। 43 ख, सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 क, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों के रक्षा। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79, संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83(1), राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 83(1) में। अनुच्छेद 84, संसद के सदस्यता के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मतों का प्रयोग। पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 101 में। अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112, संघीय वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117, धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णन है।
अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति दिया गया। उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का गठन। अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार तथा लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 162 राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 169 भारत राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन और सृजन का वर्णन है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा के विघटित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना अनुच्छेद 200 के तहत है। अनुच्छेद 201 1 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और यही शक्ति राष्ट्रपति को 123 में दी गई है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद एवं शर्तें। अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति है अनुच्छेद 226 में। उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रीटें निकालने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 231 में कहा गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्यों के प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा का वर्णन। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का वर्णन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 343 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। तो ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243 क। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण है। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थ नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य क नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 243 य झ में सहकारी समितियों का गठन है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों तथा ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 262
अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। अनुच्छेद 267 में अनुच्छेद 266 में संचित निधि और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन है। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 में था, अब इसे हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 333 राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व था, ये 332 में, इसे अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग है और 338 ख में पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। तो 38 में SC, 38 क में ST और 38 ख में जो है वो OBC है। अब आते हैं अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के समय। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के समय 352 में आपातकाल का वर्णन है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में 356 में आपातकाल की व्यवस्था है। इसमें राष्ट्रपति शासन लगती है और ये बाह्य आक्रमण के समय है, ये राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है 356। और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 जो है वो संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया देता है अनुच्छेद 368 में। अब आते हैं, हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 495 प्लस अनुसूचियां हैं।
मूल भारतीय संविधान में कितने कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान में शामिल है भारतीय संविधान में कितने शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। इसे थोड़ा और सही से करना चाहिए था। 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ शामिल हैं। सूची 1 और सूची 2 में हमें मिलान करना है। नए राज्यों के गठन, नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है। यहाँ देखते हैं इसे, तो ये है नए राज्यों के गठन भारत के भाग अनुसूची 3 में है। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 ए में है। अब हम देखते हैं आगे। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 117 में यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 117 में यह व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त विधेयक से संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित उपबंध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 में किया गया अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संविधान और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, तो देखते हैं इसे, इसमें से कौन सा सम्मिलित है ये देखना है हमें। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 318 में नहीं है, 124 में। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 312 में, ये गलत है। महाधिवक्ता का 76 में है, 351 ये गलत है। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 48 में नहीं है, अनुच्छेद 50 में है ये, तो डी वाला गलत है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का मतलब ये है पृथक्करण है। हमें यहाँ मिलान करना है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है वो संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 जो है वो अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। मतलब ये 1 2 3 4 इसका सही है। अनुच्छेद 14 जो है वो है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 368 जो है वो संशोधन प्रक्रिया है, संशोधन प्रक्रिया। देखते हैं विधानतः नए राज्य को शामिल करना। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। अब आगे देखते हैं, सूची का हमें मिलान करना है। अनुच्छेद 54 ये है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दोनों सही है ये। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं।
तो 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ये राज्य के विधानसभा का जो गठन की संरचना की बात है वो 170 में की गई है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद 94, इसे देखना होगा। तो अनुच्छेद 61 जो है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 ख जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, मतलब अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है, और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। मतलब ये चारों ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 323 का, इससे भी देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 323 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। 320 जो है वो लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है। 330 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण है। 324 में निर्वाचन है और अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण है। फिर देखते हैं संवैधानिक संशोधन का वर्णन है 368 में, वित्त आयोग का है 280 में, वित्तीय आपात 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में इनका वर्णन किया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का गठन है अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग का गठन है 280 में, प्रशासनिक अधिकरण संघ लोक सेवा आयोग का ये है 315 में, और प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 ए में है। अब देखते हैं ये अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है वो 263 में किया गया है। वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। कह रहा है सुमिलित नहीं है, चारों सुमिलित है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? कौन सा सही है इसमें? अनुच्छेद 17 न्यायालय के समक्ष समानता नहीं, अस्पृश्यता का अंतर है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन नहीं। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति का उद्घोषणा है, ये है। अब हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा किया गया है। अन्य अनुच्छेदों का सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निहरताएँ से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है। सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है हमें। यहाँ इसमें देखते हैं सब अलग अलग है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण 222। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 222 किसी उच्च न्यायालय या किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण 222 में है। 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना 215 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है।
भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 240 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 242 निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 76 जो है वो है, अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है। अनुच्छेद 75(1) जो है वो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 131 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 में वर्णित है। कार्य करने का अधिकार, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। ये कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थिति जो है वो अनुच्छेद 41 में है। उसके बाद कार्य करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 42 में है। इसे एक बार देख लेते हैं। तो विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार जो है ना वो अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के सही और मानवीय स्थिति जो है अनुच्छेद 42 में है। तो पहले 41 तब 42। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में की गई है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? 371 का नागालैंड से संबंधित है। तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वो है 371 ग मेघालय से संबंधित है। ये सही सुमिलित नहीं है। बाद बाकी 371 का नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ख असम से संबंधित है। 371 घ जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो देखते हैं इसके संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात 371 का नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मणिपुर, 371 घ आंध्र प्रदेश। तो ये जो 371 ग है वो मणिपुर के लिए संबंधित है। 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 च सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ गोवा, 371 य कर्नाटक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 च में सिक्किम है, छ में मिजोरम है, ज में अरुणाचल प्रदेश है, झ में गोवा है और य में कर्नाटक है।